नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी राजा मोहन के एक बेहद ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे एशिया में एक नया पावर उभर करके आ रहा है, नए एक पावर बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है और वो देश हो जाएगा जो पूरा सेंट्रल बनेगा एशिया का, दैट इज जापान। लेकिन ऐसा क्यों? जापान ने हाल ही में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। अपने 80 साल तक के पुराने कानूनों को इसने बदल दिया है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या हो जाता है इसको भी समझेंगे और डिटेल में जानेंगे कि इस प्रकार अभी जो चल रहा है सिनेरियो, आप सभी जानते हो कि युद्ध हो रहा है। और युद्ध किस वजह से हो रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के, अपने आप को पावरफुल बनाने को लेकर के। इस पूरे वर्ल्ड में हर एक नेशन इस पावर की दौड़ में शामिल होना चाहता है और ये जो आपका वर्ड है ये मल्टीपोलर बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर कोई भी देश पीछे नहीं हटना चाहता है। ऐसी स्थिति में अब भारत की क्या यहां पर भूमिका होगी जापान के साथ? कैसे इस एशिया पावर ब्लॉक में भारत अपनी भूमिका निभाएगा? कैसे इसमें जो चीन और यूएस है इसके साथ जापान अपने संबंधों को स्टैब्लिश करेगा और क्या इतिहास रहा है इन सारी चीजों का, इस पर हम डिटेल में जानेंगे। ये है वो खबर जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, that beyond China and the US, how Japan is incrementally rebalancing its foreign policy। और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्या कर रहा है? रीबैलेंस करने में लगा हुआ है। रीबैलेंस लेकिन किस सेंस में कर रहा है? ना तो वो यूएस को पीछे छोड़ना चाहता है, वो यूएस को साथ लेते हुए अपनी दो रणनीतिक प्राथमिकताओं में बैलेंस बिठा रहा है। एक तो वो कि वो यूएस को साथ रखेगा और दूसरा ये भी है कि वो यूएस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। यानी कि दूसरी वो क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारियों को मजबूत करके जो एशियाई रक्षा औद्योगिक नेटवर्क है ये बनाना चाहता है और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पर जो उसकी अत्यधिक निर्भरता है अपने सेफ जोन को लेकर के, अपनी सेफ्टी को लेकर के, बस उसको वो खत्म करना चाहता है। और इसलिए पूरे एशिया में अब उसने अपने कदमों को बढ़ा लिया और सबसे पहला जो कदम उसने उठाया है दैट इज कि भैया जापान अभी तक क्या करता था, जितने भी हमारे लीथल आर्म्स वगैरह हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं, सेल्स को लेकर के वेपन जो हो जाते हैं हमारे लीथल वेपन, इस पर जो बैन लगा था ना सेल्स को लेकर के, उसको हटा दिया है। और इस बैन के हटने के साथ ही इसने दो नेशन के साथ अपने गठबंधन को आगे बढ़ाया, यानी कि एशिया में एक नया ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा जिसमें शामिल होंगे हमारे जापान, न्यूजीलैंड एंड दी ऑस्ट्रेलिया। और इसी ब्लॉक से अब एशिया का पूरा जो समीकरण है वो बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने सबसे पावरफुल हथियार देने वाले हैं उसको। ये जानते हैं कि भैया चाइना का आधिपत्य भी हमारे लिए बेहतर नहीं है और दूसरा यूएस पर डिपेंडेंसी, क्योंकि जिस प्रकार से यूएस का पलटवार होता रहता है, मूड स्विंग होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो हम भरोसा यूएस पे भी नहीं कर सकते हैं। आइए आगे बढ़े। इससे पहले मैं आपको बताती हूं कि अमेरिका और चीन के बीच में संतुलन साधते हुए जापान की जो नई एशियाई रणनीति है वो क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि भैया इस समय एशिया में क्या है, समीकरण बदल रहा है। चीन का बढ़ता प्रभाव जिसको जापान पूरी तरीके से भांप चुका है और अमेरिका की जो अनिश्चित नीतियां हैं, इन दोनों के कारण जापान अपनी सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहता है। क्योंकि अमेरिका जैसे उसने यूक्रेन में देखा, जैसे उसने एंशिएंट में अफगानिस्तान में देखा, वियतनाम में हिस्ट्री रही है भाई, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इस वजह से जो जापान है वो चाहता है कि हम अपनी सारी पॉलिसीज चेंज करके अपने आप को प्राथमिकता दें। अब जापान की जो नई सुरक्षा नीति है उस पर बात करते हैं क्या हो जाती है। तो यहाँ पर देखोगे हाल ही में हमारा सांग्री-ला डायलॉग हुआ था और इसी डायलॉग में यहाँ की जो शिंजिरो कोइजुमी है, इन्होंने जापान की नई सुरक्षा नीति जो रक्षा मंत्री हो जाती है प्रस्तुत करी थी। सबसे पहले की रक्षा व्यय में इन्होंने वृद्धि किया है और इनका रक्षा बजट पहले ऐसे ऐसे रहता था, इस बार ऐसे है डायरेक्ट भैया स्काई रॉकेट हो रखा है रक्षा बजट, पूरी तरीके से लगातार वृद्धि कर रहे हैं। दूसरा, मित्र देशों के साथ सहयोग, इन्होंने अपना ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया। जैसे मैंने बताया ना, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड, इंडिया को भी ऑफर करी है सबसे एडवांस अपनी एक जो टेक्नोलॉजी होती है कि इंडिया भी परचेज करे, बट इंडिया अभी इस पर विचार कर रहा है कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या होता है, क्या युद्धपोत है, वो सारी चीजें देखेंगे क्या क्या बात कर रहे हैं इसमें, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। प्लस ये जो हथियार निर्यात पर प्रतिबंध था इसको इन्होंने खत्म कर दिया है। सैन्य सहयोग, अब क्षेत्रीय सैन्य सहयोग बढ़ा रहे, जैसे कि ये क्वाड में नजर आए। तो ये क्या था, ये यही था ना कि भैया हाँ हम चाहते हैं चाइना को टैकल करना और ये डायरेक्टली है। और इतिहास भी जापान का चाइना के साथ ऐसा ही रहा है। एक समय था जापान जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम चल रहा था, तो जापान इज द नेशन जिसने चाइना पर कब्जा कर रखा था भैया। उसने चाइना के क्षेत्रों को हरा करके उसको ऑक्यूपाई किया था। लेकिन
लेकिन उसके बाद जब से हमला होता है, उसके ऊपर परमाणु हथियार गिराए जाते हैं, तब से चाइना ने अपने आप को एक शांति और एक पूरा पीसफुल नेशन के रूप में स्टैब्लिश करने का पूरा मन बनाया, और तब से वो स्टैब्लिश ही है ऐसे ही। लेकिन अब उसको लगता है कि ये स्टैब्लिशमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। रशिया उद्योग में ऐतिहासिक परिवर्तन किया है उसने कि भैया हमारी जो घरेलू आवश्यकताएं हैं वो सीमित थी अभी तक, तो अब उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, और आगे चीज़ों को सक्रिय करेंगे और जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन है उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अब टोक्यो का मानना है कि एशिया में शांति बनाए रखने के लिए हमें क्षेत्रीय संतुलन में आगे आना पड़ेगा, यानी कि एशिया में जो पावर ब्लॉक चल रहा है उसमें उसको लीड करना है ना। ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा समझौता, तो इसने क्या किया, अपनी 11 उन्नत जो मेगामी श्रेणी की युद्धपोत हैं ये उपलब्ध करवाई हैं कि भाई आप ले जाओ, और सबसे एडवांस हो जाती है, $7 अरब की डील करी है। प्लस न्यूजीलैंड ने भी इसके लिए रुचि दिखाई है, उसको भी ये दे रहा है। अब आते हैं कि भैया इस पूरे मुद्दे में चाइना के साथ इनकी क्या झड़प हो जाती है और क्यों ये बार बार चाइना को एड्रेस कर रहा है कि भैया प्रभाव बढ़ रहा है, ताइवान की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे ताइवान और चीन का मुद्दा है ना, तो आपको लोकेशन से समझ में आएगा। इधर हो जाता है हमारा सी ऑफ जापान, ये इधर हो जाता है हमारा क्या, जापान, इधर हो जाता है हमारा ताइवान। तो इनको लगता है कि अगर ताइवान पर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो यहाँ पर है ताइवान स्ट्रेट, ठीक है, और इससे इनका जो व्यापार चल रहा है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, प्लस इनकी जो सुरक्षा है उस पर भी खतरा बन सकता है। तो अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा किया तो उससे जापान की सिक्योरिटी प्रॉब्लमैटिक होगी, प्लस जो हमारा ताइवान जलडमरू मध्य हो जाता है जिसकी बात कर रहे हैं, जहां से व्यापार होता है इनका, उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऑल्दो ये वन चाइना पॉलिसी मानता है, लेकिन बैकएंड पर अगर हम बात करें तो ये पीस की बात करता है, ये लड़ाई के समर्थन में नहीं है। अच्छा, जब भी ये सारी चीजें होती है, क्योंकि इसको भी पता है कि कहीं ना कहीं ये ताइवान के पक्ष में रहता है, तो चाइना ने अगेन इसको मुद्दा बनाया कि भैया देखो ये अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं। यूएन में बनाने गया मुद्दा कि ये किस तरीके से अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, वो हमारी जो सुरक्षा है उसके लिए खतरा हो जाता है। क्योंकि चाइना हिस्ट्री जानता है कि भैया अगर चाइना से ज्यादा कोई पावरफुल कभी हुआ करता था एशिया में, दैट इज जापान, जिसने चाइना को दबा करके रखा था। और अगर वापस से जापान उसी रूप में आ गया तो चाइना को प्रॉब्लम होगी इससे, इसलिए चाइना इसका बार बार विरोध करता है। वो कहता है कि आपने रेड लाइन का उल्लंघन किया है। ठीक है, आगे आते हैं। जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी शांतिवादी नीति में बड़ा बदलाव किया, हथियार खरीद रहा है, फाइटर जेट खरीद रहा है, बेच रहा है, सारे काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो एक्सेस नेशन में था। एक्सेस नेशन में जहां पर आप देखोगे एडोल्फ हिटलर के साथ जो बेनितो मुसोलिनी थे, इनके साथ वो शामिल था। और ये एक्सेस नेशन का मतलब ही हो जाता है कि भैया ध्रुवीय देश था, सेंटर में काम कर रहा था। एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था, और इसी ने ग्रेटर ईस्ट एशिया को प्रॉस्पेरिटी जो स्फीयर है ना, इसकी अवधारणा प्रस्तुत करी थी, जिसके तहत ये चाहता था कि जो एशिया है ना, ये पश्चिम देश का जो उपनिवेशवाद है, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है ना एशियन कंट्रीज पर, वो हटे और हम इस पर अकेले राज करें। और वही अब ये लेकर के आ रहा है। एक्सेस नेशन उस टाइम थे जर्मनी, इटली, जापान, और यहाँ पर अलाई नेशन थे आपके ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट। और ये सारी चीजें यहाँ पर इस समय चल रही थी। 1931 इज द टाइम जब इसने क्या किया था, जापान ने आपका यहाँ पर आपका मंचूरिया एक क्षेत्र हो जाता है चाइना का, चाइना के मंचूरिया पर हमला करता है, उस पर कब्जा कर लेता है और अपनी एक सरकार वहां पर बिठा देता है। 1937 में सेकेंड सीनो जापानीज वॉर शुरू होता है, जिसके बाद जापान ने चीन के बड़े हिस्सों पर हमला किया। और इस तरीके से धीरे धीरे करके ये हिस्ट्री है जापान की, बहुत पावरफुल रहे हैं कि अपना पूरा साम्राज्य विस्तारवादी की नीति चल रही थी जापान की एंशिएंट टाइम में। ये इतिहास है जो मैं आपको जापान का बता रही हूँ, और आज की सिचुएशन से कंपेयर करके दिखा रही हूँ कि क्यों इससे एशियाई नेशन डरते हैं, क्यों इसको बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बनने देते। वही नेशन है, ये वही नेशन हो जाता है भाई जो कभी इतना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। इसके बाद जापान ने अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत किया, नौसेना, वायुसेना को इतना विनाशकारी बना दिया। इनकी युद्ध लड़ने की जो तकनीकी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। भैया ये रणनीति बहुत तेज थी, अचानक हमला करने पे बिलीव करते थे और बड़े पैमाने पर ये सामने वाले को संभलने का मौका ही नहीं देते थे। एट दैट द टाइम इसी रणनीति के तहत इन्होंने जो गलती करी, जहां से इनका विनाश शुरू हुआ, दैट इज 7 दिसंबर 1941, जब ये पर्ल हार्बर अटैक कर देते हैं और इसमें अमेरिका के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, उनकी नौसेनाएं जो है वो खत्म करते हैं, युद्धपोत जो है वो खत्म हो जाती है। और उसी के बाद अमेरिका फाइनली एंट्री लेता है और इनके ऊपर अपनी जो पूरी की पूरी नजर है वो गड़ा देता है।
और इसी टाइम आप देखोगे, जब मैंने बताया ना कि कितना ज़्यादा पावरफुल था, तो इसने चाइना, फिलीपींस, जो माल्या है, सिंगापुर हो जाता है, इंडोनेशिया हो जाता है, म्यांमार हो जाता है और हांगकांग हो जाता है। 1941 से 1942 का टाइम है जब इसने अपने आप को इतना विस्तारित किया और रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। पहले ये जापान था सिर्फ इतना जो आज के टाइम में है, और उसके बाद विस्तारित देखो इसने कहाँ तक अपने आप को कर लिया था। ये पावर थी जापान की, और इस पावर से हर कोई डरता है भाई। ये पावर जो उनके अंदर आई थी, उनकी जो सेना थी जिसको सुमरई कहा करते थे, इन्होंने पूरा आधिपत्य जमा रखा था इस पूरे नेशन पे। लेकिन इसके बाद जब इन्होंने हमला किया, देन वहाँ पर इन्वॉल्व होता है अमेरिका, और फिर उसके बाद जब एटॉमिक बॉम्बिंग हुई हिरोशिमा एंड नागासाकी पे आपके 9 अगस्त और 6 अगस्त को, इसके बाद यहाँ पर जापान शांत होता है। इसके बाद ये बहुत सारी ट्रीटी साइन करते हैं, एंड देन इसके बाद ये अपने आप को एक शांत राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने अपनी सारी रणनीति चेंज कर ली। इन्होंने यहाँ पर एक पैक्ट भी साइन कर लिया था शांति बनाए रखने के लिए, और इनका आर्टिकल 9 1947 में जब जापान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो एक आर्टिकल लेकर के आते हैं, आर्टिकल 9 जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे महत्वपूर्ण इनका आर्टिकल था। ठीक है, और इसी आर्टिकल के तहत इन्होंने बोला कि भैया हम औपचारिक रूप से हमारा जो युद्ध करने का अधिकार है ना, हम उसको भी त्याग रहे हैं। अब हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, हम युद्ध भी नहीं करेंगे, अब हम एक पीसफुल नेशन बनेंगे। और यहाँ पर 1951 में इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी सैन फ्रांसिस्को में, और इस संधि में जापान ने युद्ध की स्थिति को औपचारिक रूप से समाप्त किया। और 1960 में यूएस जापान सिक्योरिटी साइन होती है फ्रॉम 1960 कि भैया मेरे पास तो युद्ध का अधिकार नहीं है, तो अब मुझे रक्षा के लिए कोई तो चाहिए। तो जब ये पीसफुल ट्रीटी साइन हुई ना, तब यूएस ने बोला कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करता है या कोई भी स्थिति होती है तो यूएस आपका सपोर्ट करेगा, एंड दैट्स इट। तब से ये सारी चीज़ें हमारी चली आ रही हैं। हमने निर्यात पर प्रतिबंध, जो हमारे निर्यात करना था उस पर प्रतिबंध लगाया, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जो भी हमारे पास हथियार थे उन सबको हमने समाप्त कर दिया, और ऐसे इसकी पूरी छवि बदल गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। यहाँ पर धीरे धीरे इन्होंने जिन क्षेत्रों को कब्जा किया था वापस लिए गए। जैसे आप देखोगे कि इन्होंने जो भी वहाँ से क्षेत्र कब्जाए थे या लैंड लिए थे अमेरिका में, सब वापस ले लिए गए इनसे। और 1950 टू 1980 इज द टाइम जब जापान ने अपने आप को इकोनॉमिकली बहुत बिल्ड किया। आप देखो टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक इसी टाइम है, और ये कंपनियां वर्ल्ड लेवल पर अभी राज कर रही हैं। तो इसके पास पावर है अपने आप को स्टैब्लिश करने का, और अब इसी पावर में ये वापस जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि भैया नॉर्थ कोरिया है, ये सी ऑफ जापान में आए दिन मिसाइल दागता रहता है, हमें डराता रहता है। यूएस के साथ हमने बातचीत करी तब इसने डरा दी। तो यहाँ पर 2014 से शुरुआत हुई जब शिंजो आबे आए, और इनको लगा कि भाई अब टाइम चेंज हो चुका है, वो टाइम दूसरा था, अब टाइम दूसरा है, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, हमें अपने आप को सेफ करना है। इसलिए हमें क्या करना होगा, तो ये अपने प्रिंसिपल्स जो इनके थे ना उसको छोड़ा इन्होंने, और 3 प्रिंसिपल ऑन ट्रांसफर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी लागू कर दिया। इसमें सीमित शर्तें रखी, जैसे कि निर्यात केवल हम सहयोगी देशों को करेंगे, और साथ ही साथ इसका उपयोग हम रक्षात्मक उद्देश्य से करेंगे। यहां से ये धीरे धीरे अपने सैंक्शंस को हटाते हैं, और हटा करके जापान अब फाइटर जेट, मिसाइल, वॉरशिप जैसे हथियार दूसरे देशों को बेच सकता है और वहां से खरीद भी सकता है। और तकाइची ने भी अपने सभी रक्षा उपकरण को ट्रांसफरेबल है इस तरीके की तकनीक अपनाई, और यूएन में भी अपनी बात रखी कि देखो भैया हम इसलिए काम कर रहे हैं ताकि नॉर्थ कोरिया, चाइना, ट्रंप जिस तरीके से बार बार हमें कहते रहते हैं कि जो नाटो है वो वेरी बैड हो जाता है, तो इनका जो रुख है वो हमें समझ में आ नहीं रहा है। हमें तो अपनी रक्षा करनी है। और बीच में इनका बहुत ही ज़्यादा मजाक भी उड़ाया था यूएस ने, जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप कह रहे हो कि ये आपके सहयोगी हो जाते हैं, ये आपको किसने बताया, ये आपको कैसे पता चला? तो बोलते हैं कि भैया सरप्राइजेस तो इनको पहले से ही पता होंगे, पर्ल हार्बर अटैक के लिए इसको यहाँ पर टारगेट किया गया था। तो इसीलिए जापान के सिक्योरिटी ट्रीटी को हाईलाइट करते हैं, लेकिन कभी कभी ये एक तरफा बातें भी करने लगते हैं, तो इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहा है जापान। तो यहाँ पर इस वजह से ये सारी चीज़ें हमारी नज़र आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आगे कि वैसे कैसे ये चाइनीज़ डिप्लोमेसी और कैसे ये ताइवान का मुद्दा, कैसे ये अमेरिका मुद्दा, इन सबको शॉर्ट लिस्ट करके साइडलाइन करके ये इंडिया के साथ क्यों सहयोग बढ़ाना चाह रहे हैं या इंडिया के साथ क्यों आना चाह रहे हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखो भाई, इंडिया के साथ आने का इनका पूरा जो मेन रीज़न हो जाता है वो यही हो जाता है क्योंकि इनको लगता है कि इंडिया जो हमारा क्षेत्र हो जाता है इंडो पैसिफिक रीजन, वहां पर बड़ी भूमिका निभा रहा है और इसीलिए इंडिया को भी ये मोगामी क्लास अपना फ्रीगेट देना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। उनकी तकनीक की मदद से भारत में $50 के युद्धपोत को खुद बनाएगा। यही नहीं, जापान इस अपने सबसे घातक युद्धपोत को ऑस्ट्रेलिया को भी देना चाहता है और तीनों देशों को एक ही शत्रु है, वो है चाइना। तो ये कहता है कि हम सभी मिलकर के क्या कर ले, एक
वो बना ले, गुट बना दे, गठबंधन बना ले, जिससे अभी इंडिया तो बाहर हो जाता है थोड़ा सा। वैसे इसकी ताकत की बात करें जो सबको दे रहा है, ये एक फ्रिगेंट खास तौर पर एंटी सबमरीन युद्ध कुशल हो जाता है, स्टील्थ तकनीकी से लैस है, दुश्मनों की रडार में पकड़ में नहीं आता है। जापानी युद्धपोत चलाने के लिए 90 सैनिकों की जरूरत होती है और इसी तरीके युद्धपोत आधे से भी कम हो जाते हैं। सो ये जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्धपोत में $6.5 अरब का समझौता हुआ था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी ड्रैगन कि नौसेना जो फुफकार रही है, वो चीन के युद्धपोत लगातार हिंद महासागर के रास्ते अफ्रीका के जिबूती तक चक्कर लगा रहे हैं ताकि हम उसे देखते रहें। और भारत भी जो है वो हिंद महासागर की सुरक्षा और जापान के प्लान में शायद फायदा या साबित हो सकता है दोनों का, क्योंकि दोनों की जो रणनीति है वो सेम हो जाती है, दोनों का दुश्मन सेम हो जाता है, इसलिए दोनों आपस में मिलकर के काम करें और इसलिए क्वाड बनाया गया, जिसमें जापान भी हमारा शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, साथ ही साथ अमेरिका भी शामिल है और इंडिया भी शामिल है। अब सहयोगियों के साथ वो रक्षा डील कर सकता है, तो इसीलिए वो इंडिया के साथ रक्षा डील करने में आगे आना चाह रहा है। भारत के पास अवसर है कि वो भैया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड के सदस्य भी हैं, तो समुद्री सुरक्षा का सहयोग ले, अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग जारी रखें, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के साथ सामरिक सहयोग को और ज्यादा गहरा करें और रक्षा उत्पाद और सैन्य आधुनिकीकरण को भी आगे लेकर के आए। यानी कि इंडिया के पास एक बड़ा अवसर है इसमें शामिल होने का और इसको बेहतर तरीके से पोर्ट्रे करने का। बाकी आपकी क्या राय हो जाती है जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।